नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको विश्व इतिहास के यूपीएससी के वैकल्पिक विषय इतिहास के संबंध में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस विश्व इतिहास को यूपीएससी के सिलेबस में प्रबोधन से चालू किया गया है, लेकिन इससे पहले का इतिहास जिस प्रकार हम भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक भारत तक पहुंचते हैं, उसी तरह से मैं इस इतिहास को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप प्रबोधन से पहले भी विश्व इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। इससे आपकी एक समझ विकसित होगी, जिससे आप मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर अच्छा प्रयास कर सकते हैं। जिस विश्व इतिहास के संदर्भ में आप प्राचीन विश्व इतिहास हमारा प्रारंभ होता है यूनान की सभ्यता से। पहली जो सभ्यता विकसित हुई थी यूरोप में, वो आपकी यूनान की सभ्यता थी। यूनानी लोग बौद्धिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार के साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सके। परंतु वे साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सके। यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें एथेंस, स्पार्टा, कॉरिंथ और थ्रिबू प्रसिद्ध राज्य थे, जो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी विकसित थे। इसलिए इन नगर राज्यों का विकास हुआ था। यूनान की सभ्यता के पतन के पश्चात यूरोप में रोम सभ्यता का उत्थान या विकास हुआ। इस सभ्यता के अंतर्गत दक्षिणी यूरोप के क्षेत्र देखे जा सकते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में काला सागर तथा उससे पूर्व के क्षेत्र तक हो गया। आरंभ में रोम साम्राज्य में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। आगे चल के रोम साम्राज्य ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, जिसके तहत उत्तरी अफ्रीका के कार्थेज साम्राज्य को पराजित किया, तो रोमन साम्राज्य का व्यापक विकास हो गया। यानी अटलांटिक से लेकर काला सागर तक तो था ही, और अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कार्थेज पे विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ पे भी इसका साम्राज्य विकसित हो गया। तीसरी सदी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की कैपिटल बेंजेंटाइन थी, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विखंडन तीसरी शताब्दी के पश्चात पश्चिमी रोमन साम्राज्य निरंतर जर्मन आक्रमण होने लगे, जिसके कारण उसकी एकात्मक शक्ति, जो एक संगठित क्षेत्र शक्ति थी, उसका पतन होने लगा। जर्मन लोग असभ्य तथा कुशल सैनिक थे। अंत में निरंतर जर्मन आक्रमण से पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विखंडन हो गया। इसके अंतर्गत यूरोप में वह व्यवस्था कायम हुई जिसे हम सामंतवाद के रूप में जानते हैं। सामंतवाद का सिंपल सा अर्थ यही है, सामान्य अर्थ देखा जाए, एक केंद्रीय शक्ति कोई विद्यमान नहीं है, लेकिन एक पावरफुल योद्धा है। उसके अंतर्गत एक नीचे, उससे नीचे एक तरह से ये आपके एक त्रिभुजाकार संरचना हो जाती है, जिसके ऊपर जो शासक वर्ग है वो, फिर उससे अधीन छोटे सरदार, फिर उससे छोटे सरदार, फिर उससे छोटे सरदार, और लास्ट के अंदर आम जनता। इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर हमेशा व्यापार वाणिज्य भारी क्षेत्रों से ख़त्म हो जाता है। एक तरह से कि बंद अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जो किसी भी देश के लिए या राज्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें सबसे ज़्यादा शोषण प्रजा का होता है। प्रजा के शोषण के भी कारण है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर केंद्रीय शक्ति विद्यमान नहीं है। निम्न जो ताकतें, जो शक्तियाँ वर्गीकृत की गई है, वो अपने हिसाब से उसका शोषण करती है। अब वो शोषण का माध्यम इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी ना तो किसी से आवाज़ सुनाई दे सकती है, ना हमें ये पता चल सकता है।
सामंतवाद का उद्भव। अब आपको पता चल गया कि जर्मन पश्चिमी रोमन साम्राज्य में जर्मन आक्रमणकारी आए, आक्रमणकारियों ने हमले किए, हमले करने के बाद केंद्रीय शक्ति खत्म और जर्मन साम्राज्य जो शक्तियाँ थी, बर्बर जनजातियाँ, उनका अधिकार हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। जर्मन जो अधिकार किए जर्मन सरदारों ने इसके छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में बांट लिया, क्षेत्रीय शासक के रूप में स्थापित हो गए। राजनीतिक अराजकता, क्षेत्रीय सरदारों के द्वारा लोगों को सुरक्षा दी जाने लगी, जिसके बदले में वह कर वसूल करते थे। कर वसूल केवल उनकी सुरक्षा के नाम पे किया जाता था। उस कर को देने के लिए वह खेती करते, सैन्य सेवाएं देते, सब काम आम जनमानस करता था। इस क्षेत्रीय सरदारों का आपस में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप इनके में भी क्या हो गया, एक स्तर भेद पैदा हो गया और छोटे सामंत बड़े सामंत के अधीन हो गए और एक प्रकार के पिरामिड नुमा, जो मैंने आपको बोला त्रिभुजाकार या पिरामिड नुमा संरचना विकसित हुई। स्वयं राजा की स्थिति भी एक बड़े सामंत की तरह हो गई। इस व्यवस्था का आधार जागीर एवं संरक्षण अर्थात राजा जो एक बड़ा सामंत था वो अपने अधीनस्थ सामंत को जागीर देता, फिर अधीनस्थ सामंत अपने अधीनस्थ सामंत को देते। इस प्रकार छोटे सामंतों की वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी, क्योंकि एक बड़ा सामंत, फिर उससे छोटा सामंत, फिर उससे छोटा सामंत, इस प्रकार से पिरामिड संरचना विकसित हो गई। हर छोटे सामंत को बड़े सामंत के लिए वफादारी की क्या देनी पड़ती थी, प्रतिज्ञा या शपथ लेनी पड़ती थी। अब आर्थिक घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के काल में व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा व्यवस्था एवं नगरीकृत विकसित अवस्था में थी, किंतु रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही उसे धक्का लगा। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कायम हुई, कृषि अर्थव्यवस्था का महत्व बन जाएगा। आज भी हम कभी आर्थिक सर्वेक्षण या किसी प्रकार का हम कोई आर्थिक गतिविधियां पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि 3 क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। यदि इन तीनों में से किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था डाउनफॉल पे है। यदि उद्योग का होता है तो यानी विकसित अर्थव्यवस्था है। तो उसी काल के अंदर आप इसको उससे कंसल्ट कर सकते हो कि यदि सामंती व्यवस्था, जर्मन सामंतशाही आ गई, सामंत की व्यवस्था के कारण आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य जर्मन आक्रमणकारियों के अधीन नहीं आने से पहले जो व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा व्यवस्था वो कायम थी, वो सब की सब डिज़ोल्व हो गई, यानी ख़त्म हो गई। अब केवल एक कूटमंडुक अवस्था यानी एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई, जिसमें मुझे ये सामान, मेरे पास गाय है, तुम्हारे पास गेहूँ है तो मेरे को तुम गेहूँ दे दो, मैं तुम्हें गाय दे दूँ। इस प्रकार की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बन के रह गई। ये तो आर्थिक परिदृश्य है। कृषि का विकास होगा, जो सब कृषि पे डिपेंड हो गए कि नाच के बदले वो आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। एक आइसक्रीम वाला कोई सामान देना चाहता है तो उसके बदले में गेहूँ दे दिए जाते हैं, वही अर्थव्यवस्था कायम हो जाती है। अब पहले राजनीतिक, उसके बाद आर्थिक, अब आएगी अपनी धार्मिक। इस काल के अंदर ईसा मसीह अस्तित्व में आ चुके थे। ईसाई मत के अनुसार धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उन्होंने इस धर्म को किसी प्रकार का आडंबर नहीं प्रदान किया। उन्होंने केवल इसको ईसा मसीह ने इसे मनन और चिंतन कर धर्म का परिवर्तन किया था। पहले वो कर्मकांड पे वो विश्वास नहीं करते थे। ईसा मसीह एकेश्वरवाद को प्रोत्साहन देते थे। लोगों ने अपना संबंध बढ़ाना शुरू किया सामान्य लोगों से, और रूढ़िवादी यहूदी पुरोहित तथा रोमन साम्राज्य के अधिकारी दोनों भयभीत हो गए। अंत में ईसा मसीह को क्या कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि ईसा मसीह ने आडंबर युक्त धर्म का प्रचार किया। तो यहूदी जो कि कर्मकांड पर विश्वास करते थे, रोमन्स जो प्रतिनिधि थे कैथोलिक वाले एकेश्वरवाद
कैथोलिक वाले रोमन साम्राज्य के अधिकारी दोनों भयभीत हो गए। बदले में उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी रोमन साम्राज्य यानी प्राचीन इनिशियल स्टेट पे जब सभ्यता विकसित हो रही है। पश्चिम रोमन की बात हो रही, पूर्वी रोमन तक मैं अभी नहीं पहुँचा हूँ। ये मैं आपको एक कहानी के रूप में इसलिए बता रहा हूँ, इससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, लेकिन एक आपके एकदम में प्रबोधन उठाओगे उससे पहले क्या काल हुआ था, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। इसलिए एक आपको एक कहानी के रूप में मैं इसको दिमाग में विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु तब तक ईसा मसीह के अनुयायी एक बड़ा समुदाय तैयार हो गया था। अतः पहली सदी में स्वतंत्र धर्म के रूप में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। इसका आधार न्यू टेस्टामेंट रखा गया, ठीक है। ये प्राचीन आपका यूरोप की कहानी है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो चुका था, जर्मन का अधिकार हो गया था। ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक थे, आडंबर युक्त धर्म का प्रचार किया, लेकिन एक समूह विशेष इससे विकसित हो गया था, अनुयायी बन गया था। उन्होंने फिर इसका पूर्ण जो विरोध किया ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने पे। लास्ट के अंदर न्यू टेस्टामेंट के रूप में ईसाई धर्म अस्तित्व में आ जाता है। जिस प्रकार हम भारतीय इतिहास में सिंधु से लेकर सिंधु सभ्यता से प्रारंभ करते हैं, वो का वही क्रम हम यूरोप के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो हमें रोमन साम्राज्य का पहले यूनान, उसके बाद रोम। अब मध्यकालीन यूरोप की स्थिति देखते हैं। पूर्वी रोमन पश्चिमी रोमन साम्राज्य समझ तो हो गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य के अंदर यद्यपि पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट कर बिखर गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्ष आगे तक चलता रहा। और 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया, जिसके कारण जो लाल सागर वाला पार्ट है जहाँ से व्यापार वाणिज्य होते थे, उस क्षेत्र पे उनका अधिकार हो गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बेंजेटाइन साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि व्यापार वाणिज्य वहाँ से होते थे, जो जिस पर नियंत्रण किसका हो गया, अब अरबों का हो गया। अब आपके दिमाग में मध्यकाल समझते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जब वहाँ ईसा मसीह थे तो यहाँ पे भी कुछ थे। यहाँ पे अपने मोहम्मद साहब पैगंबर, जिन्होंने मक्का से मदीना तक की यात्रा की, हिजरी संवत प्रारंभ किया। इनका उद्देश्य अरब जो एक नया धर्म बना था मुस्लिम, उसका प्रचार अरबों को भेज दिया कि आप पूरे विश्व के अंदर घूमो और अरब का प्रचार करो। इसी रूप में आपके अरब क्रांतियों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। अब जब अरब यहाँ बढ़ रहे हैं तो यूरोप के ईसाई, मालूम है आपस में मतभेद होगा, आपस में युद्ध हुए। इस युद्ध में जर्मन आक्रमण के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो विखंडन हुआ था, उसके तत्पश्चात जर्मन आक्रमणकारी अलग अलग क्षेत्रों में बस गए। वे विभिन्न जनजातियों से संबंधित थे। इन्हीं में से एक जाति थी फ्रैंको जनजाति, जो गोल क्षेत्र में बस गई, फ्रैंको जनजाति ने इतिहास की धारा को बहुत अधिक प्रभावित किया। फ्रैंको जनजाति के अंतर्गत कैरोलिजियन वंश का विकास हुआ। इस वंश का संस्थापक चार्ल्स मार्टिन था। कैरोलिजियन वंश। अब आपने पढ़ा, जर्मन जब आक्रमण हुए, उनके अंदर एक जनजाति, कई जनजातियों के अंदर बर्बर जनजातियाँ थी। उन जनजातियों में से एक फेमस हुई फ्रैंको जनजाति। इसके शासक का नाम था चार्ल्स मार्टिन, कैरोलिजियन वंश का था। उसने 732 ईस्वी में टुर्से की लड़ाई में इस्लामी सेना को पराजित किया। इस कारण से इस वंश की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। उधर रोम के पोप को इस्लामी शक्ति का सामना करने के लिए एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता थी। उसने कैरोलिजियन वंश के चार्ल्स मार्टिन पर अपने यानी एक सम्राट का मुकुट उसको धारण करवा दिया। बोला कि आप ही रोमन साम्राज्य के सम्राट हो, आपने
इस इस्लाम धर्म को अरबों को आगे तक पश्चिमी यूरोप तक बढ़ने से रोका है। तो इस तरह से आपका प्रयास रहेगा। अब इसके बाद में सामना करने के लिए इस वंश की सहायता की थी। वस्तुतः इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक सालेमय के अधीन एक विशाल साम्राज्य का गठन हो चुका था। अतः रोम में पॉप ने अपने हाथों से राजमुकुट लेकर सालेमा के सिर पर रख दिया तथा उस पवित्र रोम साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। देखो चार्ल्स मार्टिन, उसने इस कारण से इस वंश की प्रतिष्ठा में बढ़ी। उधर रोम के पोप को भी इस्लामी शक्ति का सामना करने के लिए इस वंश की सहायता थी। वस्तुतः इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक कौन सा था? पहले चार्ल्स मार्टिन था, उसके बाद सालेमा को उसने मुकुट धारण करवा दिया, बोले साहब आप संभालो। इस तरह से इसने जो साम्राज्य स्थापित किया उसे बोलते पवित्र रोमन साम्राज्य। ठीक है। इस प्रकार कोलोलिजियन के शासक पवित्र रोमन सम्राट के पद को सुशोभित करते थे और उसका साम्राज्य पवित्र रोम साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य बेंजंटाइन साम्राज्य का विखंडन, बिंजंटाइन। ठीक है। तुर्कों का नियंत्रण आक्रमण हो रहा था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया। अब अधिकार हो गया तो अब उसका अंत तो होना ही था। अंत होने के बाद अस्तित्व समाप्त हो गया तथा उस क्षेत्र में तुर्कों के अधीन मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई। चूँकि इस घटना ने इतिहास में अनेक परिवर्तन किए, इसलिए इस घटना को यूरोप में आधुनिक युग के आगमन से जाना जाता है। कारण क्या रहा? यूरोप में आधुनिक युग, मध्य युग से सीधा आधुनिक युग में कैसे यूरोप प्रवेश कर रहा है, इस कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे सिद्ध हो जाएगा। पहले व्यापार वाणिज्य आपके मिस्र के पास में कैरिबियन भूमध्य सागर से, वहाँ पर लाल सागर से हो रहा था। उस पर अरबों का अधिकार हो गया, कुस्तुनतुनिया का पतन। अब जो ईसाई साम्राज्य कहते हैं पूर्वी रोम, वो व्यापार करने के लिए अब अटक गए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, नए रास्ते ढूंढिए, ये अरबों के वहाँ से आप व्यापार करना बंद कीजिए, नए रास्ते दिए। तो उन्होंने 2 नाविक चुने, एक का नाम था कोलंबस, एक का नाम था वास्को डी गामा। इन दोनों को भेजा कि जाओ भारत की खोज करो। इस खोज को करने के लिए वो दोनों निकलते हैं। कोलंबस निकल जाता है आपकी उत्तरी अमेरिका की तरफ, वो अटलांटिक सी को पार करता हुआ वो जाके वहाँ पर बोलता है कि रेड इंडियंस, और अमेरिका की खोज हो जाती है, जिसे नई दुनिया बोलते हैं। इधर आपका वास्को डी गामा आपके अफ्रीका से चक्कर लगाता हुआ कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ जैमोरिन कालीकट बंदरगाह पहुँचता, जैमोरिन का शासक उसका स्वागत करता। इस प्रकार से नई दुनिया की खोज भी हो गई। तो आधुनिक काल के अंदर आप अग्रसर हो गए। अब आपकी सोच क्या हो गई? धर्म से हटकर वैज्ञानिक सोच विकसित हुई। यही सोच आपको आगे पुनर्जागरण में देखने को मिलेगी और इसी सोच का अवसर आपको देखने को मिलेगा प्रबोधन काल के अंदर। ठीक है। अब आप आगे चलिए। अब यहाँ पे आपके धार्मिक हो गए, आर्थिक गतिविधियों में बात करेंगे अपन। अब आर्थिक गतिविधियों में तात्कालिक विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, नए क्षेत्रों की खोज हुई, नए क्षेत्रों के अंदर आपको अमेरिका अब क्या हो गया? व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होगी। इसी प्रकार आप धार्मिक में देखो तो मध्य युगीन जो चर्च व्यवस्था का आरंभ हो गया। ईसा मसीह ने जो आडंबर विमुक्त जो साम्राज्य की कल्पना की थी, अब वो आडंबर युक्त हो गई। जो उसके अनुयायी सेंट पॉल, नाम ध्यान रखना, सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टस ने संतों से यह स्थापित करने का प्रयास किया कि आस्था अथवा विश्वास मानव मुक्ति का एक प्रमुख साधन है, किंतु 8वीं सदी में इसी को चेंज कर दिया। जो सेंट पॉल और ऑगस्टस ने कहा था उसको पॉल चेंज करके इन्होंने कर दिया पीटर लोम्बार्डी और टॉमस एक्विनास ने स्थापित करने का प्रयास किया। आस्था नहीं अपितु अच्छे कर्मों की मुक्ति प्राप्त की जाती है, किंतु अच्छे कर्मों की उनकी व्याख्या बहुत छोटी थी। छोटी इस रूप में कि उससे आडंबर ही आडंबर का प्रचार हुआ। आप अधिक से अधिक धन दीजिए, चर्चों के अंदर आप अधिक से अधिक दान दीजिए, इस प्रकार की उन्होंने आडंबर युक्त व्यवस्था कायम कर दी। पुरोहितवाद व संस्कारवाद भी वहाँ पे विकसित हुए। जैसे हमारे
आपको देखना पड़ेगा वैदिक धर्म के अंदर। वैदिक धर्म में आप 16 संस्कारों की बात करते हैं, वैसे इस टाइम भी ईसाई धर्म के अंदर भी 8 संस्कारों की बात प्रारंभ हो गई। वैदिक यज्ञ उसी प्रकार यहाँ पे भी यज्ञ सामग्री दान दक्षिणा प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसे सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था को भी नाम दिया गया क्योंकि इसका केंद्र रोम में था, लेकिन संपूर्ण यूरोप में इसकी शाखाएं वर्गीकृत थी। इसी प्रकार इस्लाम धर्म का युग आपको बता दिया, मोहम्मद साहब पैगम्बर ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। अरब ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इनके अनुयायी 4 खलीफा हुए क्योंकि इन्होंने घोषित कर दिया था मेरे बाद में कोई भी अल्लाह या कोई भी देवदूत नहीं होगा, तो इन्होंने फिर एक नया शब्द लिया है, क्या? खलीफा। 4 खलीफा पवित्र कहलाते हैं। अब अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, लास्ट अली था। फिर शिया सुन्नी में वर्गीकृत हुए। इस प्रकार आपके मध्यकाल व्यवस्था चलती रही। जिहाद, इसमें युद्ध जो करने जाते थे उसे जिहाद का नारा देने लग जाते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा धर्म युद्ध होगा, यानी ईसाई और मुस्लिम के बीच में जो युद्ध होगा उसे धर्म युद्ध या क्रूसेड कहा जाता है। इस प्रसार में ईसाई शक्तियों को शक होने लगा कर दिया कि पोप के नेतृत्व में ईसाई शक्ति पूरब की ओर अपना विस्तार कर लेगी। इसलिए उनके द्वारा धर्म युद्ध अथवा क्रूसेड का नारा दिया। आरंभिक क्रूसेड 1295 से 1591 तक चलता है। इस मार्ग में संघर्ष चलता है। अब आधुनिक पश्चिम का उद्भव होता है आपके 14वीं से 18वीं शताब्दी में। इसको यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये एक तरह से उल्टा पिरामिड बन जाएगा, जिसके अंदर आपकी एक तरफ पुनर्जागरण, एक तरफ व्यावसायिक क्रांति, और यहाँ पे इसके कारण धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होगा। उसके बाद वाणिज्यवाद और उसी के बाद राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, जो आपके सिलेबस में भी है, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। ये आपके सब प्रबोधन से पहले की घटना है। व्यावसायिक क्रांति, पहले आपके धर्म सुधार आंदोलन होंगे, उसके बाद वाणिज्यवाद आएगा, उसके बाद राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। यहाँ व्यावसायिक क्रांति, इधर पुनर्जागरण। ठीक है, आधुनिक पश्चिम का उद्भव 14वीं सदी तथा 18वीं सदी के बीच यूरोप परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक पश्चिम का उद्भव हुआ। परिवर्तन में भौतिक व वैचारिक परिवर्तन दोनों की भूमिका होती है, किंतु निर्णायक भूमिका केवल किसकी होती है? भौतिक की होती है। किंतु निर्णायक भूमिका भौतिक परिवर्तन ही निभाता है। अब आपके आर्थिक पक्षों, वैचारिक पक्षों, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको मालूम है कि आर्थिक पक्ष ही करता है। वस्तुतः इन दोनों के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्थिक भौतिक परिवर्तन एक नए सामाजिक वर्ग का जन्म देता है तथा इस वर्ग के द्वारा नवीन विचारों के समर्थन दिया जाता है। आर्थिक परिवर्तन क्या करता है? एक नए वर्ग को जन्म देता है, और नए वर्ग जो विचार, नवीन विचार का समर्थन करता है वह परिवर्तन अपने भौतिक आर्थिक संरचना पर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी जो व्यापारी वर्ग जो चाहेगा वो काम होगा, क्योंकि वो क्या, आर्थिक विकास में। वैचारिक वर्ग, बौद्धिक, जैविक, बौद्धिक वर्ग जो अपनी बात रखना चाहेगा उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस तथ्य के प्रकाश में ही हम व्यावसायिक क्रांति और पुनर्जागरण के संबंधों की व्याख्या करनी चाहिए। पुनर्जागरण क्यों हुआ? अब नवीन राज्यों की खोज होने लगी, क्योंकि कुस्तुनतुनिया का पतन हो चुका था 1453 में। कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि नवीन खोज हुई, तो बौद्धिक क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई।
जिससे आपके एक वर्ग जो आर्थिक और भौतिक दोनों पक्षों को आप देखा जाए तो भौतिक पक्ष का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, जिसके कारण पुनर्जागरण प्रारंभ होगा। पुनर्जागरण नई खोजों को बढ़ावा देना, उत्सुकता एवं खोजी प्रवृत्ति, साहसिक मनोभाव, क्योंकि इससे पहले ये धारणा थी कि समुद्र के अंदर जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ये परंपराएं टूटी। मानववाद यानी मानव का ही सबसे ज़्यादा भला हो, यही सोच होनी चाहिए। धर्म से कोई भी उसका शिकंजा नहीं कसा जा सकता, ये मानवतावाद। धर्मनिरपेक्षता यानी सब धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिवाद, व्यक्ति को ही महत्व दिया जाएगा। पुनर्जागरण के उद्भव के कारण यदि हम देखें तो पुनर्जागरण के उद्भव का महत्वपूर्ण कारण दक्षिणी यूरोप की व्यापारिक सफलता थी। वाणिज्य व्यापार के कारण एक वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग या व्यापारिक वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसकी द्वारा जो नवीन विचारों को प्रोत्साहन दिया गया तथा कला एवं साहित्य की नवीन शैलियों को संरक्षण दिया गया, अर्थात नए सामाजिक वर्ग के उद्भव के पश्चात नए विचार, नई सोच, नए जीवन के दृष्टिकोण का जो उद्भव हुआ उसे हम पुनर्जागरण की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है। पुनर्जागरण भौगोलिक अन्वेषण के दौरान ही आपको मालूम है नई दुनिया अमेरिका की खोज हुई थी। इससे पहले अमेरिका के बारे में कोई भी पता नहीं था। यदि कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं होता तो नई दुनिया की खोज नहीं हो पाती। ये केवल आपके पुनर्जागरण के अंदर मध्यम वर्ग, जो व्यापारी वर्ग जिसको हम भौतिक युग के रूप में जाना जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसने ही कला संस्कृति को बढ़ावा दिया, उसने ही व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, उसने साहित्य को बढ़ावा दिया, नवीन जीवन का सूत्रपात किया। 1453 में अब ये आपको बता चुका बेंजाइटाइन साम्राज्य का पतन। बेंजाइटाइन साम्राज्य के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान इधर उधर घूमे तो उन्होंने दूर से देश देखे तब उनको पता चला, ओ ये क्या, हम तो हमारे देश के अंदर खुश हो रहे थे कि हम बहुत विकसित हैं, यहाँ तो बहुत बड़े क्योंकि इसी दौरान एक आपको देखने पड़ेगा यूरोप में क्लासिकल साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। 12वीं सदी के पश्चात यूरोप में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिनके द्वारा नवीन विचारों को प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग द्वारा खोज की गई प्रिंटिंग प्रेस की जो विभिन्न विचारों का प्रचार करता है। अब व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्य क्रांति, ये दोनों शब्द लगने को तो एक जैसे लगते हैं, वाणिज्यवाद या व्यावसायिक क्रांति, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। जब भौगोलिक अन्वेषण के पश्चात यूरोपियन देशों का सामुद्रिक प्रसार हुआ और पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा खोज की गई दौड़ में ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड भी शामिल हो गए और 17वीं शताब्दी में अफ्रीका के मुख्य क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के विश्व के सभी क्षेत्रों पर यूरोपियन शक्तियों का प्रसार हो गया। इस काल में उत्पादन की पद्धति एवं वितरण की पद्धति में सुधार किया गया। उत्पादन में नई खोजें हुई, नए उत्पादन के लिए नई विधियाँ उत्पादित हुई, बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों का गठन हुआ। इसे रेगुलेटिंग कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन इसी काल की घटना है। इन्हीं कालों से एक बड़ी कंपनियां रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में भी प्रवेश करती है। औपनिवेश बनाने की प्रक्रिया अब प्रारंभ होने लग जाती है। ये वाणिज्यवाद की व्यवस्था, यूरोप में मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ। इन कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। इस काल में यूरोप में मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग, व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक व्यापारी वर्ग उभर के आया जिससे व्यापार का भरपूर लाभान्वित हुआ। यानी व्यापारी के अकॉर्डिंग यदि कोई क्रांति होगी तो वो हो जाएगी व्यावसायिक क्रांति। यदि वो किसी राष्ट्र या राज्य के हिसाब से होगी तो वो हो जाएगी वाणिज्यवाद। 17वीं सदी तक व्यावसायिक क्रांति में कुल नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ जिसे वाणिज्यवाद के नाम से। वस्तुतः वाणिज्यवाद राजनीतिक उद्देश्य से था। वाणिज्यवाद क्या था? राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित एक आर्थिक कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य राज्य एवं राजतंत्र को शक्तिशाली बनाना था। वाणिज्यवाद का बल निम्नलिखित में था: बुलियनवाद, कीमती धातुओं का संग्रह करना,
व्यापार अधिशेष यानी अधिक से अधिक आयात करना, अधिक से अधिक निर्यात करना, आयात कम करना। उपनिवेशवाद, नए क्षेत्रों में उपनिवेश का प्रसार करना। आर्थिक राष्ट्रवाद, सरकार के द्वारा उत्पादन पर विशेष रूप से बल दिया जाना, आर्थिक स्वावलंबन बना रहे। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं, जब तक व्यापारी के अनुकूल व्यापार की दशा रही तो वो क्या कहलाए, व्यावसायिक क्रांति, और जब वह राज्य या राजा के अधीन हो गई तो वो कहलाई वाणिज्यवाद। सिंपल सा एक डिफरेंस है दोनों। वाणिज्यवाद के युग में एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इस काल में एक नए प्रकार का आर्थिक दर्शन अस्तित्व में आया। यह दर्शन कहता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पक्षों के लिए समान रूप से क्या है, लाभ नहीं मिल सकता, अपितु एक पक्ष को लाभ दूसरे पक्ष को हानि पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को चाहिए कि वह व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए कृत्रिम रूप से उपाय करे, वह आयात में कटौती करे तथा निर्यात में वृद्धि करे। आगे चल के इस विचार को एक प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने चुनौती दी। अगर सभी देश निर्यात ही करते रहेंगे, यदि सभी देश निर्यात करेंगे तो फिर आयात कौन करेगा। एडम स्मिथ ने कहा कि आयात और निर्यात दोनों ही लाभान्वित क्रम में होना चाहिए, यानी किसी की आय किसी का व्यय, किसी की आय होती है, किसी की आय किसी का व्यय होता है। इस तरह से इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। ठीक, अब धर्म की रुग्णता आपको दिखाई दे रही है कि एक धर्म सुधार आंदोलन होना अनिवार्य है, क्योंकि पॉप ने अब तक ये बैठाया था कि जर्मन की जो सलमा के सर पे मुकुट रख के कह दिया कि जाओ अब तुम जाके अरबियों को पूरा का पूरा अरब को कुस्तुनतुनिया से मुक्त करने के सब मुस्लिम शासकों को मार गिराओ। उस दौरान आपको देखने को मिलेगा वो हारने लगे तो उन्होंने सोचा यार हम पे तो पॉप का हाथ है, पॉप का हाथ होने के बाद भी हम हार रहे हैं, तो उनकी ये जो आस्था था वो टूटी और मानवतावाद की तरफ वो अग्रसर हुए। धर्म सुधार आंदोलन का एक रूप प्रोटेस्ट। अब धर्म में जो रुग्णता आ गई थी किसके अंदर, ईसाई धर्म के अंदर। ईसाई धर्म में रुग्णता, पॉप बिल्कुल सर्वा सबसे पहले प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार आंदोलन, पॉप अपने जो पैसे इकट्ठे होते थे उनसे अय्यासी करना, सारे ये कहावत बन गई थी जितने भी बच्चे यूरोप में घूम रहे हैं वो सब क्या पॉप की अवैध संतान है। इस प्रकार की कहावतों को दूर करते हुए इनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विरोध हुआ। मार्टिन लूथर इसके प्रवर्तक थे जर्मनी के, वो आते हैं। आने के बाद मार्टिन लूथर इसका विरोध करते हैं कि पॉप का एक अनुयायी होता है जिसका नाम होता है टेडजेल। वो टेडजेल बोल रहा होता है कि साहब लोग ये आप पाप का पत्ते खरीदो, आपने कितने ही पाप किए, आप पाप से मुक्त हो जाओ। अरे ऐसे कैसे पाप से मुक्त हो जाओ। फिर उसने इसका विरोध किया लूथर मार्टिन ने, और फिर ये होते धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जर्मनी का एक दूसरा वर्ग कैल्विन का आगमन हुआ, इसके अनुयायी कैल्विनवादी कहलाए। स्विट्जरलैंड में एक जेंगोरवादी कहलाए। इस प्रकार के प्रोटेस्टेंट लास्ट के अंदर आपको मालूम है कि इसके अंदर धर्म सुधार आंदोलन था। कैथोलिक चर्च के अंदर सुधार किए जाते हैं, किसी प्रकार का व्यापार वाणिज्य से अग्रसित नहीं किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं आर्थिक कारक। ये बढ़ते वाणिज्यवाद व्यापार का काल या जबकि रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा महाजनी एवं मुनाफाखोरी की जो एमिटी करार दिया गया था, वही दूसरी और प्रोटेस्टेंट धर्म ने महाजनी और मुनाफाखोरी को जायज करार दिया। अतः प्रोटेस्टेंट धर्म को व्यापारी वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। इस बात को आप समझ सकते हो हमारी जैन और बौद्ध धर्म को। वैदिक काल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जमाखोरी, या आपको बोलेंगे वो क्या नाम है, सूदखोरी। इसको धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में इसको गलत बताएगा, लेकिन बौद्ध और जैन ने इसका समर्थन किया तो एक व्यापारी वर्ग उसकी तरफ ट्रांसफर। उसी प्रकार कैथोलिक ने जब सूदखोरी को गलत बताया था, लेकिन उसकी तरफ प्रोटेस्टेंट ने कहा कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने इसका अधिकार प्राप्त किया कि उन्होंने मेहनत की थी, उसके पास धन है, धन देने का अधिकार, उससे मुनाफा कमाने का अधिकार है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट के समर्थक कौन बन गए, व्यापारिक वर्ग बन गए।
जर्मनी में सामंत व्यवस्था का क्या हो गया, विखंडन हो गया। कुलीनों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जबकि जर्मनी में बेहतर प्रकार की भूमि पर चर्च का नियंत्रण था, इसलिए कुलीन वर्ग प्रोटेस्टेंट विद्रोह को समर्थन देकर चर्च की भूमि पर अधिकार करना चाहते थे। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय चर्च को कर लगाने का अधिकार था तथा वह अपना खर्च पूरा करने के पश्चात अतिरिक्त रकम देकर रकम रोम को भेजता था। इस प्रकार राजनीतिक कारण। अब इसके बाद में आपको प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन 30 वर्ष की युद्ध होता है, 30 साल का, जिसके बाद में वेस्टफेलिया की संधि होगी। 1618 से 1648 तक ये 30 वर्षीय युद्ध चलता है। इस युद्ध में धार्मिक कारणों से आरंभ हुआ, परंतु गैर धार्मिक कारण से परिचालित होने लगा। इस काल में दो भिन्न धार्मिक पंथों में विभाजित था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। वस्तुतः पवित्र रोमन सम्राट तथा जर्मनी के कैल्विनवादियों के बीच होने वाले विवाद में 30 वर्षीय युद्ध को जन्म दे दिया। यूरोपीय देश धर्म के आधार पर विभाजित होकर आपस में संघर्ष करने लगे। सबसे बढ़कर इस युद्ध के मध्य धर्म के मुद्दे हाशिए पर चले गए, जबकि वंशानुगत प्रतिस्पर्धा हो गई। उदाहरण के लिए फ्रांस एक रोमन कैथोलिक शक्ति होने के बावजूद भी स्वयं पवित्र रोमन साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा हो गया। इसका कारण बुर्बो वंश एवं हैब्सबर्ग वंश के बीच वंशानुगत प्रतिस्पर्धा थी। इस 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति पर 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई। इस काल तक आकर व्यवहारिक रूप में पवित्र रोमन साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वेस्टफेलिया की संधि, अब पवित्र रोम साम्राज्य की शक्ति क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी। 1618 से 30 जोड़ेंगे, 1648 वेस्टफेलिया की संधि के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चाहे राज्य का आकार जो भी रहा हो, इसके बीच समानता का स्तर स्वीकार किया गया। यानी छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, सब समान रूप से जीने का अधिकार इस वेस्टफेलिया संधि के तहत मिला। इसी प्रकार जर्मन राज्यों को विदेशी नीति के संचालन की स्वतंत्रता मिली। उन्हें शांति से युद्ध घोषणा करने का अधिकार भी मिल गया। वेस्टफेलिया की संधि के पश्चात शक्ति संतुलन की अवधारणा विकसित हुई, यानी हर चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, सब अपनी शक्तियों के आधार पर अलग अलग रह के आराम से रह सकते हैं। युद्ध के विकल्प के रूप में कूटनीति का आरंभ हुआ। यदि आप पे कोई युद्ध कर रहा है तो आप अपने पड़ोसी से बात करें, पड़ोसी उस दुश्मन से बात करेगा। इस तरह से युद्ध में कूटनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई वेस्टफेलिया की संधि से। वेस्टफेलिया की संधि में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में आए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि के पश्चात यूरोप में औपचारिक रूप में राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इसी कारण वेस्टफेलिया की संधि के साथ यूरोपीय राज्य प्रणाली का आरंभ हुआ। अब वह मध्यकालीन संस्थाएं जो यूरोप में राष्ट्रीय राज्य के उद्भव के अंदर बाधाएं उपस्थित थी, वो एक तो थी सर्वोच्च चर्च की व्यवस्था, कि सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था की चर्च ही सब कुछ है। पवित्र रोमन साम्राज्य जो 30 वर्षीय युद्ध में, सामंतवाद जो व्यावसायिक क्रांति से खत्म हो गया। राष्ट्रीय राज्य के उद्भव के लिए मध्ययुगीन संस्थाओं का विखंडन आवश्यक था। यूरोप में राष्ट्रीय राज्य के उद्भव को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से रहे? अब यदि पूछें तो व्यावसायिक क्रांति एवं वाणिज्यवाद। व्यावसायिक क्रांति कैसे? मैंने बताया, यदि व्यापारी वर्ग के हित में कोई कार्य संचालित होता है तो वो व्यवसायिक क्रांति। वाणिज्यवाद वो हो गया जो आपके राज्य और राजा के अकॉर्डिंग होगा। व्यवसायिक क्रांति वाणिज्य यूरोप में राष्ट्रीय राज्य को एक शक्तिशाली आर्थिक आधार, आधुनिक कर प्रणाली, स्थायी सेना, स्वतंत्र न्याय व्यवसायी का गठन हुआ। प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने, आपको मालूम है, कैथोलिक चर्च की सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था को तोड़ा। सामंतवाद का विखंडन। सामंतवाद के पतन के कारण राजतंत्र की स्थिति अधिक मजबूत हो गई, क्योंकि राजतंत्र ने मध्यस्थ और बिचौलियों की शक्ति को समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा के साथ संबंध जोड़ लिए। 30 वर्षीय युद्ध और वेस्टफेलिया की संधि का योगदान यदि पूछा जाए
तो वेस्टफेलिया की संधि ने यूरोपियन राष्ट्रों की सीमा को स्पष्ट कर दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत हुई। इसने पवित्र रोमन साम्राज्य का विखंडन करके नए राज्यों का मार्ग प्रशस्त किया। अब यदि आपके इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, आया हुआ है क्वेश्चन, उन कारणों की या कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव संभव हुआ। मध्ययुगीन काल के अंदर आपको पहले बताया चर्च की व्यवस्था, यूरोपियन चर्च की व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, इन सब को समाप्त करके किस प्रकार आपने प्रोटेस्टेंट आंदोलन जिसने चर्च में सुधार किया, इस प्रकार की सारी स्थितियां इसमें शामिल हो जाएगी। अब प्रबोधन से पहले आपने जिस प्रकार मैंने आपको बताया, एक कहानी के रूप में बताया। यूरोप के अंदर आप देखेंगे प्राचीन काल, फिर वही मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल। प्राचीन सभ्यता सबसे पहले यूरोप में यूनान के भग्नावशेष या यूरोप के खत्म होने पर रोमन साम्राज्य विस्तार ज़्यादा हो गया, इसलिए दो भागों में, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे जर्मन आक्रमणकारी, इस वजह से उसका विखंडन प्रारंभ, वो वहाँ पे टूटता रहता है। फिर एक सल्लमा नामक का अधिकारी होता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 में कुस्तुनतुनिया, उसके बाद ईसा मसीह आडम्बर युक्त नहीं था, आडम्बर मुक्त था, बाद में आडम्बर युक्त हो गया। बाद में आपको पता चला व्यवसाय क्रांति, और उसके बाद वाणिज्यवाद, उसके बाद पुनर्जागरण, ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि, 30 वर्षीय युद्ध, इस प्रकार के सारे कार्य होने के पश्चात आपका प्रबोधन का युग आता है, पुनर्जागरण के बाद। प्रबोधन यदि आपसे एक आधार पर पूछा जाए, प्रबोधन का कारण शक्तिशाली राजतंत्र जो कुलीन वर्ग और चर्च, दूसरी तरफ मध्य वर्ग जो मांगों की तालिका, यानी मध्यम वर्ग के द्वारा जो मांग पत्र जारी करे गए, वो सब के सब प्रबोधन के अंदर है। लेकिन राजा इनको पूरा नहीं करना चाहता था। पूरा करने के लिए रोकने वाले कुलीन वर्ग और आपके चर्च व्यवस्था, ये दोनों की दोनों कायम। इस तरह से प्रबोधन का उदय होता है। इस चीज़ को जो मैंने आपको कहानी बताई, आप एक बार, दो बार, तीन बार एक दिमाग के अंदर एक पिक्चर के रूप में दिमाग के अंदर इसको दोहराइए। फिर आप आगे प्रबोधन पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये हुआ था। जैसे अपन भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद, फिर मौर्य काल, फिर मौर्यता काल, फिर गुप्त काल। इसी क्रम में आप यदि विश्व इतिहास को लेते हैं, पहले प्राचीन रोमन साम्राज्य, यूनान, फिर रोमन साम्राज्य, फिर विखंडन, उसके बाद वाणिज्यवाद, फिर वाणिज्यवाद, व्यवसाय क्रांति, उसके पुनर्जागरण, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, उसके बाद प्रबोधन। तो आपकी एक सिनेरियो बनता है जिसके बाद आपको इतिहास को पढ़ने में और समझने में, दोनों में ही आनंद आएगा। मेरा ये प्रयास था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। विश्व इतिहास में जब हम यहाँ तक प्रबोधन तक पहुँचेंगे, तब हमारा पेपर 2 का सेकंड पेपर जो विश्व इतिहास है वो चालू होता है। इससे पहले का मैंने आपको एक समरी के रूप में एक छोटी सी कहानी के जो आपको एनसीईआरटी की बुक 11-12 के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके पूरे का पूरा सिनेरियो छप जाएगा। अब प्रबोधन काल होता है। प्रबोधन के बाद में आपको देखने को मिलता है, प्रबोधन के बाद में आपको देखने को मिलता है फिर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हो जाता है। उसके बाद आपके प्रबोधन, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हो गया। उसके बाद में आपके औद्योगिक गतिविधियाँ हो गई। फिर उसके बाद यूएस के अंदर क्रांति,
अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, उसके बाद आपके पास प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रीय राज्य प्रणाली, उसके बाद क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, चीन की क्रांति, ये सब आपके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, औपनिवेशवाद की समाप्ति, तृतीय विश्व का देशों का जो भी आपके कदम है, द्वितीय विश्व युद्ध का उद्देश्य औपनिवेशीकरण, विऔपनिवेशीकरण, इस सब के बारे में, ठीक है। तो सोवियत संघ का विखंडन, ये लास्ट है आपके शीत युद्ध के बाद में, ये आपका विश्व इतिहास रहेगा। इस क्रम में मैं कल से आपसे कंटिन्यू क्लास करूँगा। कल मेरे पहली क्लास होगी प्रबोधन की, ठीक है। इसी प्रकार आपके प्रबोधन की क्लास रहेगी, आप सब उसमें उपस्थित हुई है। नमस्कार। बस।